कैसे बने हुए, तो ऑर्गेनिज्म किससे मिलके बने हम लोगों ने समझ लिया था प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में ना। प्रोकैरियोटिक सेल बनी, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस डीएनए बिखरा था, देन वेल ऑर्गेनाइज्ड हुई, यूकैरियोटिक सेल बनी, और फिर ये क्या है यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट बने। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट से क्या बने, यूनिसेलुलर यूकैरियोट बने, वेल ऑर्गेनाइज। फिर क्या हुए, ग्रुप हुए बहुत सारे, जैसे सेल्स क्या हो गई, बहुत सारी सेल्स, ये इस टाइप से बहुत सारी सेल्स क्या हुई, एग्रीगेट हो गई से, है ना, बहुत सारी सेल्स का एग्रीगेशन हो गया। अब जब बहुत सारी सेल्स का एग्रीगेशन हो गया तो बहुत सारे लोग रहने लग गए ना। जब ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग एक घर में रहने लग जाते हैं तो काम बांट देते हैं कि चलो एक काम तुम करोगे, खाना बनाने का काम तुम करो, है ना, घर के साफ करने का काम एक दूसरा ग्रुप करेगा, तीसरे ग्रुप को कोई और काम दे देते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ, जब मल्टी सेलुलर आया, है ना, पहले तो यूनिट था, सारा काम एक में होता था। जब मल्टी सेलुलरिटी आ गई, बहुत सारी सेल्स एक साथ इकट्ठी होने लग गई, तो उस समय क्या हुआ कि डिवीजन कर दिया किसका, लेबर का, तो लेबर ऑफ डिवीजन में आ गया। लेबर ऑफ डिवीजन आया, ठीक है। तो अब ये जो लेबर ऑफ डिवीजन है, तो क्या हुआ कि कुछ सेल्स, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कोई एक कॉमन काम करने लगी, कॉमन फंक्शन करने लग गई, ठीक। तो इनको कहते हैं कॉमन ओरिजन। ओरिजन कैसा है इनका, कॉमन, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुई है, और कॉमन फंक्शन। कॉमन ओरिजिन और कॉमन फंक्शन, ये क्या कहलाता है, टिश्यू, ठीक है। फिर टिश्यू ने मिलके बनाया ऑर्गन्स, ऑर्गन ने बनके बनाया ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ने मिलके बनाया ऑर्गेनिज्म। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन फॉर्म, स्ट्रक्चरल एंड एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, ठीक है। तो ना क्या है, फॉर्म, स्ट्रक्चरल, एम्ब्रियोनिक ओरिजिन में क्या हो, सिमिलर हो, और कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इज कॉल्ड सिंपल टिश्यू, ठीक है। इनको क्या कहते हैं, सिंपल टिश्यू। फिर कंपाउंड टिश्यू क्या होते हैं कि अलग अलग फंक्शंस को क्या करते हैं, एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। वाइल अ ग्रुप ऑफ सेल डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर, मतलब जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। यहाँ पे स्ट्रक्चर भी सेम, सिंपल टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम होता है। टिश्यू दो टाइप के, सिंपल और कंपाउंड, सिंपल एंड कंपाउंड, दो टाइप के टिश्यू है। सिंपल का क्या होता है, स्ट्रक्चर सेम सेम होता है, और कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग, सेल्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा बट फंक्शन सेम होगा, ठीक है। टिश्यू की जो डेफिनेशन है वो क्या है, कॉमन ओरिजिन कॉमन फंक्शन, ओरिजिन और फंक्शन सेम है, ठीक। तो ये चीजें, और जो टिश्यू की स्टडी क्या कहलाती है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू, ठीक। तो ये हुआ टिश्यू के बारे में। अब आगे, अब टिश्यू के हम लोग अपनी बॉडी के, एनिमल में कितने टाइप के टिश्यू मिलते हैं ये देखेंगे, है ना। तो इसमें मिलते हैं 4 टाइप के टिश्यू। कितने टाइप के टिश्यू मिलेंगे, 4 टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं। कौन कौन से, एपिथेलियल, फर्स्ट वन इज एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव, तीसरा मस्कुलर, एंड फोर्थ इज ए नर्वस टिश्यू ना। ये 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। एपिथेलियल का मतलब होता है, एपी मतलब अपर सरफेस, तो अपर सरफेस को क्या करेगा, अपर सरफेस को कवर करेगा। अपर मतलब कोई भी सरफेस हो, चाहे अपर सरफेस हो, एपी का मतलब तो ऊपर होता है वो, ठीक है। तो अपर होता है, तो ये किसी भी जो लाइनिंग होगी, चाहे वो कोई भी हो, इंटरनल लाइनिंग हो सकती है, आउटर, जो आउटर स्ट्रक्चर होगा उसको कवर करेगा। जैसे ब्लड वेसल की लाइनिंग, है ना, अंदर इंटेस्टाइन की लाइनिंग, बाहर जो स्किन है, वो सब कुछ किसकी बने हुए, एपिथेलियल की, मतलब जहाँ पे भी बाहर वाला स्ट्रक्चर है। जैसे अगर मैं इंसान बनाऊं, ये ऐसा कुछ, ये, तो इसका जो आउटर है वो किससे बना हुआ है, पूरा एपिथेलियल का, और अंदर, अंदर इंटेस्टाइन है,
ये तो इसका इंटेस्टाइन के भी जो इंटरनल, ये भी तो, ये जो है ना यहाँ वाले इंटरनल वाला, ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट जो इसकी लाइनिंग है, इंटेस्टाइन की पूरी लाइनिंग है, वो लाइनिंग भी किससे मिलके बनी हुई है? ये लाइनिंग किससे मिलके बनी है? टिश्यू से, सॉरी, एपिथेलियल टिश्यू से बनी है ना। ठीक, तो और ऐसे ब्लड वेसल तुम्हारे इसके अंदर रहती है ना, तो ब्लड वेसल भी बाहर, यहाँ पे ब्लड वेसल की लाइनिंग भी किसकी बनी हुई है? एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, तो एपिथेलियल का काम क्या होता है एक्चुअली में? कवर करना, प्रोटेक्शन देना। एपिथेलियल सबसे आउटर सरफेस पर है तो कवरिंग टिश्यू कहलाता है, और काम क्या है इसका? प्रोटेक्शन। ठीक है, कनेक्टिव, नाम से पता चल रहा है क्या करेगा? कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा कनेक्ट करेगा, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा, जोड़ेगा, बाइंड करेगा। ठीक है, तो ये एक तरीके से सपोर्ट देता है और बाइंडिंग में हेल्प करता है। ठीक है, नाम से क्लियर है, कनेक्टिव मतलब कनेक्ट करना, जोड़ना, तो डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर को जोड़ेगा। देन मस्कुलर, मस्कुलर जो होता है वो एक तरह का कंट्रक्टाइल टिश्यू है, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट होता है और ये हेल्प करता है लोकोमोशन और मूवमेंट में। बिना मस्कुलर टिश्यू के लोकोमोशन और मूवमेंट संभव पॉसिबल नहीं है। नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू कैसा होता है? कंडक्टिंग, मतलब कंडक्ट करता है किसको? इम्पल्स को, है ना। इसमें चार्जेस जो होते हैं, पढ़ेंगे जब नर्वस टिश्यू, तो इस टाइप से उसमें इम्पल्स का कंडक्शन होता है। तो दिस टिश्यू हेल्प इन कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये चार टाइप के हमें टिश्यू पढ़ने हैं। अब इसके अंदर भी देखो, जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू के हमें केवल दो टाइप पढ़ने हैं, सिंपल एंड कंपाउंड। ठीक है, फिर हमें सिंपल के टाइप पढ़ने हैं, सिंपल के तीन टाइप, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, आदि, कहीं फिर से बना दूंगा, है ना। और ये लास्ट वन है कॉलमनर। फिर से समझेंगे, तो सिंपल के तीन टाइप, स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और कंपाउंड के भी टाइप होते हैं पर तुम्हारी बुक में दिए नहीं है, तो अपने को पढ़ना भी नहीं है। फिर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ोगे, कनेक्टिव टिश्यू में तुम क्या क्या पढ़ोगे? बोन, ब्लड, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, कार्टिलेज, और कुछ स्पेसिफिक टिश्यू, है ना, कुछ एडिपोज टिश्यू जैसे। पोस्ट टिश्यू। ठीक है, तो ये है किसके? कनेक्टिव टिश्यू के टाइप है। ठीक, तो ये तुम्हें पढ़ना है। कनेक्टिव टिश्यू में बोन पढ़ना है, ब्लड पढ़ना है, कार्टिलेज पढ़ना है, ये सारी चीजें कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आते हैं। सबसे अधिक बॉडी में अच्छा कौन सा मिलेगा? जो कि पूरी बॉडी को कनेक्ट करे, आपस में जोड़ने के लिए तो हर जगह जरूरत होगी ना। तो सबसे अधिक मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू कौन सा है? कनेक्टिव टिश्यू। सबसे अधिक कनेक्ट करता है ना, पूरी बॉडी को कनेक्ट करेगा, तो इस टाइप से। ठीक, तो मेन जो तुम्हारी बॉडी में कनेक्टिव टिश्यू है, बोन, ब्लड, कार्टिलेज और एडिपोज, इनको पढ़ना है। फिर मस्कुलर टिश्यू में आ जाओ, तो मस्कुलर में तुम्हें तीन टाइप की मस्कुलर टिश्यू पढ़ोगे, स्ट्रिएटेड, स्मूथ और कार्डियक। ठीक, और नर्वस टिश्यू में तुम्हें नर्व पढ़ना है ना, बस। तो ये चीजें तुम्हें पढ़नी है। अब सबका फंक्शन तो पता चल गया, एपिथेलियल कवर करेगा, प्रोटेक्शन देगा, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करेगा, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा। मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल होता है और मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है, और नर्वस टिश्यू नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करवाता है। चलो, अंकित कोई क्वेश्चन है? और ये जैसे नर्व टिश्यू को किस में बांटेंगे?
नर्व टिश्यू को बांटेंगे नहीं, नर्वस इसके अंदर नर्व्स रहती हैं बस, नर्व इसके अंदर हम पढ़ेंगे, न्यूरॉन्स पढ़ेंगे। न्यूरॉन और मीजोग्लियल नहीं आता इसमें? ये इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन्स होती है पूरे नर्वस सिस्टम की। ठीक है, इसके अलावा न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है न्यूरोग्लियल सेल्स, तो इसमें डिवाइडेशन है नहीं, है ना, इसमें तो ऐसा कोई मतलब हमें डिवाइडेशन नहीं है। टाइप, क्या? अच्छा अच्छा, तो मतलब सिर्फ नर्व ही पड़े, मतलब इसका सिर्फ एक ही टाइप होगा, नर्व होगा इसका हाँ, बस? केवल नर्व्स होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं होता है, तो इसमें ज़्यादा पढ़ना है नहीं। चलो, अब एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में ये देखो क्या करती है, इट कवर आउटर सरफेस, इट कवर आउटर सरफेस ऑफ ऑल ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जितने भी ऑर्गन है सबकी केविटी हो चाहे होलो केविटी हो, सभी को इट कवर्स द आउटर सरफेस ऑफ ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी एंड आल्सो लाइन द केविटीज ऑफ ऑल द होलो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, है ना, जितने भी ऑल होलो ऑर्गन हो, कैसे भी ऑर्गन हो, सभी को कवर कौन करेगा, एपिथेलियल टिश्यू, अंदर की चाहे ब्लड वेसल की लाइनिंग हो चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग हो, सभी को। ठीक है, इसमें जो सेल्स हैं वो एक लेयर में भी अरेंज हो सकती हैं और मल्टी लेयर में भी हो सकती है, वन और मोर लेयर। जब एक लेयर में अरेंज होती है तो उसी को कहते हैं सिंपल। ये बताया था ना, एपिथेलियल टिश्यू के दो टाइप बताए थे, सिंपल बताया था और दूसरा क्या बताया था, कंपाउंड, दो टाइप। अब सिंपल के क्या, सिंपल का क्या है, अगर वन लेयर है, केवल एक लेयर है, तो इसको कहते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, और मोर देन वन है तो इसको कहते हैं कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, याद रहेगा। इसके अंदर बहुत कम इंटरसेलुलर मैट्रिक्स होता है, इंटरसेलुलर मटेरियल मतलब साइटोप्लाज्म बहुत कम होगा। ठीक है, सेल्स ऑफ द लोअर मोस्ट लेयर रेस्ट ऑन थिन डबल लेयर नॉन सेलुलर नॉन लिविंग बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, जो सबसे लास्ट लेयर होगी, मतलब जैसे मल्टी लेयर है या सिंगल लेयर भी है तो किसी न किसी के ऊपर तो रह रही होगी ना, तो जो सबसे नीचे वाली होती है उसको बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब सेल्स में ये इनका जो है अलग अलग से ओरिजिन है, जैसे तुम्हारी स्किन है वो एक्टोडर्मल ओरिजिन की है। ठीक है, मीजोडर्म जो है सीलोम ऑफ द बॉडी कैविटी, और जो मिड गट की एपिथीलियम है वो एंडोडर्म से है। तो ये अलग अलग टाइप से इनका ओरिजिन, ऐसा नहीं कि पूरी एक ही से ओरिजिन हुआ है। बाकी वही इनका हर, इसमें बहुत सारी ये दिया हुआ कि क्या है, बार बार इनका ओरिजिन होता रहता है, डिस्ट्रॉय होती रहती है, रिजनरेशन होता रहता है, वो पूरी बॉडी में हर टिश्यू के साथ होता है। कुछ टिश्यू, सॉरी, नर्वस को मस्कुलर को छोड़ वो, बाकी टिश्यू जो है एपिथेलियल हो टिश्यू जो होती है वो रिजनरेट होती है, कनेक्टिव टिश्यू में भी बहुत सारे टिश्यू जो होते हैं वो रिजनरेट होते हैं। ठीक है, चलो ये देखो, एक है सिंपल और दूसरा है कंपाउंड। सिंपल में एक लेयर होगी, ये नीचे बेसल सरफेस होती है जहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, इस पे भी देखो बेसल सरफेस है, दोनों में बेसल सरफेस है जहाँ से ऊपर वाली लेयर्स क्या लेती है, न्यूट्रिशन लेती है। ठीक है, और ऊपर एक एपिकल, जो लास्ट लेयर होती है वो बेसल लेयर होती है, बेसल लेयर के नीचे कोई सेल्स नहीं होती है, न्यूट्रिशन टाइप से ही भरा रहता है। चलो, अब इसके जो टाइप थे, तो इसमें सिंपल स्क्वेमस और क्यूबॉइडल कोलमनर, ये तीन मेन है। ठीक है, फिर ये मॉडिफिकेशन है ग्लैंडुलर, सिंपल सेंसरी और जर्मिनल, ये मॉडिफिकेशन में है, इसमें एक साथ ही दिए हुए हैं, हमारी जो बुक में है वो तीन टाइप से है। तो सिंपल स्क्वेमस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलमनर, तीन टाइप मेन होते हैं। कौन कौन से? स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कोलमनर, ये जो हैं ये तीनों, दीज आर मॉडिफिकेशन epithelial tissue of simple epithelial टिश्यू के, ये तीनों सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन है।
अब देखो, सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस का मतलब होता है चपटा, ठीक है, बिल्कुल चपटा होगा ये। स्क्वेमस मतलब बिल्कुल चपटा, ये ऐसा, ये और इसकी बिल्कुल पतली सी लेयर। स्क्वेमस का मतलब ही क्या होता है, चपटा। तो ये कैसे होंगे, सिंपल स्क्वेमस टिश्यू चपटे होंगे, ठीक है, टाइल्स जैसे, टाइल्स होती है ना, उस टाइप से, पेव टाइल्स टाइप से होंगे। टाइल्स जो लगी रहती है ना बिल्कुल चपटी, तो उसके जैसे होते हैं। तो अब देखो, ये चपटा है, ये कहाँ मिलेगा, सिंपल स्केमस कहाँ मिलेगा। तो अपने को ये याद रखना, क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मिलेगा कहाँ पे। एक तो ये मिलेगा, इसमें ये पूछा जाता है कि ये इसका, एक तो इससे बहुत यही क्वेश्चन आता है कि कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, तो ये थीन होता है, थीन और फ्लैट है, टाइल्स लाइक, ठीक। अब मिलेगा कहाँ पे, तो पतला है तो ऐसी जगह पे मिलेगा और एक लेयर है, सिंपल की बात कर दी तो सिंगल लेयर, मतलब सिंगल लेयर है और पतला है, तो ऐसी जगह मिलेगा जहाँ पे एक्सचेंज होगा, किसी चीज का एक्सचेंज हो। मतलब एक्सचेंज होगा तो ज्यादा चीज, अगर मान लो कि कोई, तुम दीवार से एक्सचेंज कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, कोई पतली चीज होगी तो उससे एक्सचेंज पॉसिबल। ऐसे जाली लगा दी, एक जाली लगा दी है ना, तो जाली से कोई चीज आस पार आर पार जा सकती है ना। पर अगर बहुत सारी जालियां लगा दो, ऐसे बहुत सारी जालियां लगा दो, तो फिर चीजों को पास करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उसी टाइप से समझो कि ये जो टिश्यू है, ये कहाँ मिलेगा, जहाँ पे भी एक्सचेंज होगा, जहाँ पे भी एक्सचेंज हो रहा है, जैसे गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई के अंदर। किसकी एल्वियोलाई के अंदर होता है, लंग्स में होती है ना एल्वियोलाई, लंग्स में एल्वियोलाई होता है, तो वहां पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, CO2 और O2 का एक्सचेंज होगा। ये ये एल्वियोलाई हो गई, ठीक। इधर नीचे ब्लड वेसल हो गई, कैपिलरी, ठीक है, यहाँ पे CO2, यहाँ पे O2, ये मतलब यहाँ एक्सचेंज होता है ना दोनों का, CO2 O2 का। तो अब इसकी जो लाइनिंग होगी, ये जो लाइनिंग है, एल्वियोलाई की लाइनिंग किसकी बनी होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। एल्वियोलाई की जो लाइनिंग है वो बनी होगी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। ब्लड वेसल के साथ एक्सचेंज हो रहा है, तो ब्लड वेसल की भी जो लाइनिंग है वो किसकी बनी होगी, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या है, कहाँ मिलेगा, जहाँ एक्सचेंज होगा, क्योंकि सिंपल सी लेयर है और वो भी पतली लेयर है, ठीक। बाहर तो रख ही नहीं सकते, स्किन में रख देंगे तो इसको तो पतली सी लेयर है, वैसे डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इतना बाहर फ्रिक्शन है, इतने बैक्टीरिया है, तो ये तो अंदर ही मिलेगी, अंदर ही मिलेगी लाइनिंग में, एक एल्वियोलाई की लाइनिंग में, जहां भी एक्सचेंज की प्रोसेस होगी वहां पे। तो एल्वियोलाई की लाइनिंग में पहली चीज, दूसरा ब्लड वेसल की लाइनिंग में, है ना, कहाँ कहाँ पे, एल्वियोलाई की लाइनिंग और वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल की ये लाइनिंग होती है ना, इसको कहते हैं एंडोथीलियम, इसके लिए एक अलग टर्म टर्म यूज होता है, एंडोथीलियम। तो जो एंडोथीलियम है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, है ना। एंडोथीलियम क्या है, वॉल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स क्या कहलाती है, एंडोथीलियम कहलाती है, तो ये याद रखना है। और तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे होगा तो एंडोथीलियम, ठीक। तो ये पहला हो गया। दूसरा, इसको हटा रहा हूँ, दूसरा, हाँ अंकित, छोटा सा कंफ्यूजन, क्या, जैसे हम ब्लड वेसल, एक कंफ्यूजन है इसमें। जैसे हम ब्लड वेसल्स बोल रहे हैं तो ये हर जगह प्रेजेंट रहेंगे, जैसे जो आर्टरी और वेन होती हैं जनरली जो बड़ी वाली होती हैं उनसे तो इतनी सभी में आसानी से मिलेगी वो। अच्छा अच्छा, बट उनमें इतना एक्सचेंज नहीं हो सकता ना किसी चीज हाँ, का, उनमें तो एक्सचेंज ये हम। नहीं होता है, लेकिन जो कैपिलरी बनती है ना, तो कैपिलरी जो बनती है वहां पे एक्सचेंज होता है, तो कैपिलरी में केवल ये रह जाती है एंडोथेलियम, ठीक है। लेकिन पाई हर जगह जाती है, ब्लड वेसल की लाइनिंग जो होती है पूरी इसी की बनी होती है। उसमें इसके जो मोटी होती है, उसके अलावा उसमें और भी बहुत सारी लेयर हो जाती है ना। जो कैपिलरी है, कैपिलरी में तो केवल यही एंडोथेलियम ले बचती है,
अब आर्टरी में होगी तो उसके अंदर इलास्टिक फाइबर की लेयर मिलेगी, बीजो इलियम मिलेंगी, अलग अलग लेयर्स मिलती हैं, ठीक है। तो तो इसलिए मतलब कैपिलरी के लिए हम एंडोथेलियम बोल रहे हैं नहीं, यहाँ सभी पे के लिए सभी में उसको। मिलेगी एंडोथेलियम, अच्छा अच्छा। मिलेगी सभी में। यहाँ पे केपलरी में केवल एंडोथेलियम है, एक लेयर है। वहां पे और भी ओ- बहुत सारी लेयर आ जाएंगी ना, इसके अलावा भी बहुत सारी लेयर होंगी। जब वो पढ़ोगे वेन्स और आर्टरी का स्ट्रक्चर, तो उसके अंदर इसके अलावा भी बहुत सारी लेयर है। तो यहाँ पे केपलरी में केवल एक ही लेयर होती है, इसी बस, ठीक है। तो वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल और इसमें लंग्स में क्या मिलेगी? सिंपल स्केमस एपिथेलियम मिलेगी, ठीक है। फिर दूसरा आ जाओ, अब नेक्स्ट देखो, इसी का ये रहा, ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम दिखाया हुआ है। ये रहा, ये दिख रहा है ना, ये चपटी टाइल्स के जैसा होता है, ठीक। यहाँ पे फिल्ट्रेशन और डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल फंक्शन जो दिया हुआ है। इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। पेवमेंट मतलब वही टाइल्स जैसे दिखती है ना, पेवमेंट जो नीचे पाँव पे टाइल्स लगती है, पेवमेंट टाइल्स। वो कहाँ मिलेगी? तो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल में मिलेगी। ये यहाँ पे ये लिखा, इट इज ऑल्सो फाउंड ऑन द सरफेस ऑन द स्किन। सिंपल स्क्वेमस नहीं मिलती है, ये गलत लिखा हुआ है, कंपाउंड स्क्वेमस मिलती है, ठीक है। इट इज फाउंड इन द पेरिटोनियम ऑफ सीलोन एंडोथेलियम। तो इसको तुम्हें दो चीजें याद रखनी है, इसमें जो लिखा है वो छोड़ो, तुम्हें क्या याद रखना है? लंग्स की एल्वियोलाई, पहली चीज, और दूसरी चीज एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल। एंडोथेलियम मत क्या है? ब्लड वेसल। एंडोथेलियम क्या है? वॉल्स है, वॉल्स ब्लड वेसल। ये दो चीजें याद रखनी है, ठीक। नेक्स्ट है सिंपल स्केमस हो गया। अब अगला सोचो क्या है? क्यूबॉइडल। क्यूबॉइडल में देखो, क्यूब किस शेप की होंगी ना, किस नाम से पता है किस शेप की होंगी? क्यूब। क्यूब है तो जैसे कमरा है उस टाइप से ना, ये क्यूब। अब देखो, कमरा है, क्यूब है, तो नॉर्मल सा है कि इसके क्यूब है, कोई कमरे जैसा स्ट्रक्चर है, तो उसमें कुछ चीज स्टोर की जा सकती है ना। कोई चीज क्या कर सकते हैं, उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, जैसे किसी चीज को एब्जॉर्ब करके अपने पास रखना है या कोई चीज को सिक्रीट करना है, तो ये काम किसका होता है? क्यूबॉइडल का, ठीक है। तो ये कहाँ मिलेंगी? जो भी ग्लैंड्स वाले पार्ट होंगे, जहां भी ग्लैंड्स होंगी ना, वो क्यूबॉइडल कहाँ मिलेगी? सिंपल क्यूबॉइडल वहां पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ग्लैंड्स में, ठीक है। यहाँ पे और स्पेसिफिक कर लो, डक्ट ऑफ ग्लैंड, डक्ट ऑफ ग्लैंड। जो ग्लैंड की डक्ट होंगी ना, जहाँ पे सीक्रीशन करना है एक्चुअली में, वहां पे मिलेंगी। जैसे थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड के अंदर ऐसे उसका स्ट्रक्चर देखोगे तो ये इस टाइप से उसके अंदर ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और अंदर ये सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, जो कि क्या बनाती है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है, जो कि ये लेयर बना के थायराइड हार्मोन बनाएगी ना, कौन सा? थायरोक्सिन, ठीक। तो ये हो गया। तो क्यूबॉइडल का काम क्या है?
क्यूब के शेप की है। रूम रूम में क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, तो एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन, ये किसका इसका फंक्शन है, सिंपल क्यूबोइडल का। मिलेगी कहाँ पे, डक्ट ऑफ ग्लैंड में, है ना। और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन क्या करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, जब किडनी पढ़ेंगे, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दो याद रखने हैं तुम्हें, ठीक है। नेफ्रॉन में ट्यूबुलर पार्ट कौन सा होता है, पीसीटी और डीसीटी। ट्यूबुलर पार्ट कौन से हैं किडनी के, पीसीटी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो यहाँ पे दोनों जगह क्या पाई जाएगी, सिंपल क्यूबोइडल। याद रखना, फिर मैं किडनी पढ़वाऊंगा ना तो वहां पर पूछूंगा, उससे क्वेश्चन भी आता है, ठीक। और डक्ट ऑफ ग्लैंड में क्या मिलेगी, सिंपल क्यूबोइडल मिलेगी। अब देखो सिंपल कोलमनर। अब कोलमनर से क्या समझ में आ रहा है कि जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा इनका, इनका स्ट्रक्चर लॉन्ग है, पिलर लाइक, लॉन्ग, ठीक है, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये पिलर लाइक होंगी। देखो ये जो स्ट्रक्चर दिख भी रहा है इसमें कैसी, जैसे लंबे लंबे पिलर लगे हैं, ठीक। तो पिलर की अपने को जरूरत क्या होगी, किसी भी अपने को लॉन्ग चीज की जरूरत कहाँ पड़ती है, जहां पे तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाता ना, तो वहां पे तुम्हें चाहिए कि थोड़ा लंबी लॉन्ग हो। जैसे मान लो कि तुम्हें घर के जो ऊपर होते हैं ना, घर की छत से जाले निकालने हैं, घर की छत से तुम्हें जाले निकालने हैं, तो क्या करोगे कि झाड़ू आता है ना, एक झाड़ू, झाड़ू में नीचे क्या लगा रहता है, डंडा लगा रहता है, उससे निकालते हो। तो क्या है, ये पिलर लाइक क्यों बनाया है इसको, क्योंकि हमें कोई दूर की चीज, या तो दूर की चीज को हटाना है या उसको पकड़ना है, मतलब दूर की चीज पकड़नी हो तो क्या करेंगे, पिलर लाइक बनाएंगे, है ना। तो ये, और या फिर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी हो, दो हो सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन भी बनाते हैं ना, इस टाइप से बना सकते हैं। बाकी जो विलाई बनते हैं, विलाई की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टमक के अंदर रगी बनते हैं, इसी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि कर्निंग मूवमेंट करते हैं, इसलिए बता रहे हैं। तो अपने को ये पिलर क्यों जरूरत है, पिलर की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि दूर की चीज को कैच करना है। तो अब देखो इसके कहाँ कहाँ मिल सकता है ये, एक तो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। तो स्टमक में एक मूवमेंट होती है, उसको कहते हैं कर्निंग मूवमेंट, है ना। स्टमक में तुम्हारा स्टमक होता है, वो उसका शेप ऐसा होता है, कुछ कुछ, ये तो ये क्या होता है, इसके अंदर एक मूवमेंट होती रहती है, ये ऐसे मूव करता रहता है, मतलब ये ऐसा नहीं कि फिक्स रहता है ये, जैसे इसके अंदर की जो लेयर्स होती है ना, वो ऐसे 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 मिक्स करती रहती है। जो भी फूड आता है ना, उसको एक तरीके से जैसे तुम आटा गूंथते हो ना, उस टाइप से ये पूरा फूड को मिक्स करती है। मैकेनिकल प्रोसेस भी होती है, और इसलिए मैकेनिकल प्रोसेस करने के लिए वहाँ पे लॉन्ग सेल चाहिए। अब मान लो स्केमस डाल दिया तो वो क्या उसको फूड को चबा पाएंगी, मतलब इसको अच्छे से चबाना, मतलब मिक्स कर पाएंगे, इसके अंदर एसिड वैसिड मिक्स करती है, पूरा मूवमेंट होता रहता है, कर्निंग मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तो ये नहीं हो पाएगा,
क्यूबॉइडल में भी नहीं हो पाएगा, कोलमनर में बहुत अच्छे से हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग है, लॉन्ग सेल्स हैं, तो ये फूड को इजीली पकड़ लेंगी, है ना, पकड़ में इजीली आ जाएगा फूड। ठीक, तो कहाँ मिलेगी, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन। ठीक है, अलग और भी अलग अदर इंटरनल ऑर्गन होते हैं, तुम्हें याद क्या रखना है, स्टमक में याद रखना है, और याद रखना है इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर जब पढ़ोगे तो उसके अंदर सीक्रेशन होते हैं, अलग अलग सीक्रेशन पढ़ोगे इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के अंदर तुम्हें मिलेगी वो कुफर सेल्स बोल रहा हूँ मैं, दिमाग से निकाला, पेनेस सेल मिलेंगी, है ना, पेनेस सेल मिलती हैं, और उसके अंदर से और भी सीक्रेशन होते हैं, तो नाम मिस हो रहे हैं बहुत सारे, जो ब्रूनर ग्लैंड होती हैं, तीन ग्लैंड्स के जो सीक्रेशन होता है, तो ये इनमें क्या मिलते हैं, यही है ना, ये हेल्प इन सीक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में हेल्प करती हैं सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन। ठीक, चलो इसमें ये याद रखना है कहाँ मिलती है, बस मेन यही है। दूसरा, इससे और क्या कर सकते हो, इसका जो मॉडिफिकेशन था, मूवमेंट में हेल्प करवाएगी, ये जैसे कॉलमनर के ऊपर ही क्या लगा दो, सीलिया लगा दो, जैसे अगला देखो, ये देखो, ये कॉलमनर की, कॉलमनर के ऊपर हमने जैसे झाड़ू बांध देते हैं ना, उसी टाइप से क्या लगा दिए, सीलिया लगा दिए। तो अब ये सीलिया लगा दिए तो ये क्या करेंगे, हेल्प करेंगे मूवमेंट में, जैसे ये एक और सेल आ गई, ये एक और सेल आ गई, अब इसके अंदर क्या लगे हुए, सीलिया, ये सीलिया मूवमेंट करेंगे, तो मूवमेंट करेंगे तो किसी चीज को अंदर बाहर, मतलब किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं, अंदर या बाहर की तरफ। ठीक है, जिस टाइप में ये मूवमेंट करेंगे उधर होगा, तो मतलब ये मूवमेंट करवाने में हेल्प करेंगे, कौन से, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, मतलब सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, कॉलमनर है, लॉन्ग है, बताया तो लॉन्ग चीज अपन किसी को भी दूर की चीज को कैच करने में, पकड़ने में यूज कर सकते हैं, और उस पर सीलिया लगा दी, तो अब दूर से ही मतलब मूवमेंट करवाने में ऐसी सेल्स क्या करती हैं, हेल्प करती है, जिसके ऊपर सीलिया लगे होते हैं वो क्या करते हैं, मूवमेंट करवाने में हेल्प करती हैं। कहाँ पाए जाते हैं, एक तो मिलेंगे फेलोपियन ट्यूब ऑफ वर्टिब्रेट, फेलोपियन ट्यूब क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट। ये है फेलोपियन ट्यूब, ये हो गया यूटेरस। ठीक, इधर फिर से तो यहाँ पे ये है ओवेरी, और ओवेरी से जो एग निकलता है वो कैच कर लिया जाता है किसके द्वारा, फेलोपियन ट्यूब के द्वारा। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब, अब इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ोगे, तो अब यहाँ से जो एग निकला, ओवम निकला है, इस ओवम को क्या करना है, मूव करवाते रहना है, और कहाँ ले जाना है, यहाँ तक, फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन भी होगा, तो फिर इसको मूव करवा के स्टमक में क्या करवाना है, प्लांट, तो यहाँ पे कोलमनर एपिथेलियम पाए जाते हैं, सॉरी सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम पाए जाएंगे, जो सीलियक सहायता से क्या करेंगे, हेल्प करवाएंगे ओवम का, है ना, ओवम में मोटिलिटी तो होती नहीं, स्पर्म में होती है, ओवम में नहीं होती, मूवमेंट करवाएगा। दूसरा कहाँ मिलेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, जो तुम्हारी नेजल ट्रैक्ट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर म्यूकस, जो म्यूकस होता है ना, पूरे म्यूकस को पूरे उस पर फैलाना, ये नोज है, तो म्यूकस को क्या करना है, नोज, ये वाले एक हो गया, हो गया, तो नोज में क्या करेगा कि पूरा म्यूकस को फैलाएगा, है ना, पूरे इसमें, जिससे कि जो एयर है तुम्हारे, एयर जाए जब, तो वो म्यूकस के कांटेक्ट में आएगी, तो म्यूकस क्या होगा, के कांटेक्ट में आके एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर होता है,
टेम्परेचर का एक्सचेंज होगा, जिससे कि जो बाहर की एयर है वो तुम्हारी बॉडी टेम्परेचर के बाहर आ जाए। तो पूरे नेजल ट्रैक्ट में क्या लगा रहता है? म्यूकस। पूरी नेजल ट्रैक्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस होता है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, जिससे कि टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर पे बना रहे, है ना। बाहर बहुत गर्मी है तो अंदर जाएगी तो उतनी गर्म जाएगी तो एल्वियोलाई डिस्ट्रॉय हो सकती है, इसलिए क्या करते हैं कि म्यूकस पूरी नेजल या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लगा के रखते हैं। ठीक, तो इसको क्या याद रखना है? सिलेटेड कोलमनर कहाँ पर होगी? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, और फेलोपियन ट्यूब को वर्टिब्रल, दो जगह पे। हाँ अंकित। ये जैसे स्टमक है, स्टमक में सिर्फ चर्निंग के लिए होगी और जो सिक्रीशन होगा वो सिंपल क्यूबॉइडल कराएगी, तो दोनों होते हैं क्या स्टमक में? नहीं, सिंपल क्यूबोइडल, सिंपल क्यूबोइडल कहाँ बताया मैंने स्टमक में? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा हूँ जैसे एब्जॉर्प्शन और नहीं नहीं सिक्रीशन। नहीं, ना तो वहाँ पे स्टमक में ना तो एब्जॉर्प्शन होता है ना ही सिक्रीशन होता है। तो क्यूबोइडल का तो काम ही नहीं, क्यूबोइडल का मेन काम ही, क्यूबोइडल का मेन काम है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन, बस। तो वो केवल तुम्हें कहाँ बताया मैंने? दो जगह, डक्ट ऑफ ग्लैंड्स और दूसरा पीसीटी डीसीटी, ट्यूबुल्स ऑफ नेफ्रॉन, बस। उसके अलावा कहीं नहीं, बस तुम्हें दो एग्जाम्पल याद रखने हैं। ठीक है, कंपाउंड का, सॉरी कोलमनर में तुम्हें क्या याद रखना है? एक तो स्टमक, दूसरा इंटेस्टाइन में भी हेल्प करती है, तो इंटेस्टाइन के अंदर की सेल्स होती है उसमें। ठीक है, इंटेस्टाइन में सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। फिर सीलिएटेड में सीलिया प्रेजेंट होगी, मूवमेंट में हेल्प करवाएगी, फलोपियन ट्यूब और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाई जाएगी। ये बस इतना ही एग्जाम्पल्स को याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। अब नॉन सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम भी होती है, जो कि बिलाई में पाई जाती है ना। बिलाई जो होते हैं क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये ये भी कोलमनर एपिथेलियम ही है। ये जो विलाई है ना, ये कौन सा एपिथेलियम? कोलमनर एपिथेलियम है ये। विलाई, ये नहीं, ये देख, ये कोलमनर एपिथेलियम है पूरा इस टाइप से, और इनके ऊपर छोटे 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 माइक्रोविलाई लगे होते हैं। तो ये भी कोलमनर एपिथेलियम के एग्जाम्पल है, तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है लेकिन, तो तुम याद रख लो, क्योंकि जब हिस्टोलॉजी पढ़ोगे, इसका स्ट्रक्चर पढ़ोगे कहाँ पे, इसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये पढ़ोगे, दिमाग से निकल रहा है कि ये जब हिस्टोलॉजी पढ़ोगे ना इंटेस्टाइन की, तब वहां पे। अब सिंपल ग्लैंडुलर, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या हो जाएगा? ये स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल है ना, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल सेल है, जो कि क्या करती हैं? capable of synthesis substance like enzyme, hormone, sweet, oil, etc. तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम मॉडिफाइड एपिथेलियम है, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम है, जिसमें सिंथेसिस करने की क्षमता है। क्यूबॉइडल क्या कर रही थी? एब्जॉर्व कर रही थी, जब वो स्टोरेज का काम कर सकती है। कोलमनर में भी स्टोरेज का काम हो सकता है, कोलमनर भी एक कॉलम होता है, जैसे क्यूबॉइडल बनाया था अपन ने, क्यूबॉइडल में क्यूब एक कमरे जैसा स्ट्रक्चर था, इस वन स्पेस एक बहुत सारा। कॉलमनर में भी क्या होता है? ये ऐसा नहीं केवल दो होती हैं, इसमें भी ये इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है, तो स्पेस इसके अंदर भी होता है, इसलिए तुमने देखा कि ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करती है इंटेस्टाइन में। पिलर